हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका फिर से MGRP ग्रुप पर। देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन को, और ये पूरा एनिमेशन मेथड से पूरा आसान तरीके से, मज़ेदार तरीके से ये समझने वाले हैं कि हम किस तरह से सांस लेते हैं और किस तरह से हम निकाल देते हैं। तो पूरी लेने से लेकर के निकालने तक की पूरी प्रोसेस जो है उसको आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, और इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज इसी की बात कर। सबसे पहली बात कि हम जो सांस ले रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन, है ना, या इनहेलेशन। अच्छा, जो हम निकालते हैं उसको हम कहते हैं एक्सहेलेशन, है ना। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ये दो तरह के बंटन होता है। देखो, ये एक्सहेलेशन है और आपने लिया वो इनहेलेशन होता है। देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता क्या है कि बाहर हमारे पास एटमॉस्फेयर में बहुत सारी तरह की एयर्स हैं, उसको हम एंटर करते हैं। तो हम जो एंटर करते हैं, लेते हैं, वो कितनी बार लेते हैं, उसको अपने शरीर के अंदर कितनी बार लेते हैं, ये हम लेते हैं 1 मिनट में लगभग 18 से 16 बार। अगर इस तरह से अगर हम पूरा देखें तो पर डे का हम कितना टाइम्स जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 23,000 जो है टाइम्स जो है हम रेस्पिरेशन करते हैं एक दिन के अंदर। तो इतनी बार हम रेस्पिरेशन कर लेते हैं। और जब रेस्पिरेशन करेंगे तो बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं, डस्ट वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो उनका क्या होगा सर? क्योंकि मैंने कहा था बाहर तो सारी गैसें हैं, बहुत सारी चीज़ें, उनका क्या होगा? तो जैसे ही आप उसको लोगे तो कहाँ से एंटर करेगी यार? हमेशा नोज से। ह्यूमन बीइंग के अंदर नोज एक होती है और नेजल पोर्ट्स 2 होते हैं, यानी नाक एक है और नासा छिद्र है 2। तो जैसे ही हम इससे अंदर एंटर करेंगे तो फिर मिलता है हमें नेजल कैविटी। जैसे ही इससे आगे जाएगी तो नेजल कैविटी। इस नेजल कैविटी में छोटे छोटे बाल होते हैं, म्यूकस होता है। तो जब हम एयर को एंटर करते हैं, लेते हैं, तो वो डस्ट के पार्टिकल्स, वो बैक्टीरियाज, उन छोटी छोटी चीज़ों को ये अपने अंदर चिपका लेता है और चिपका करके पूरी तरह से एयर को फिल्टर करके नीचे डालता है। तो जैसे ही आगे आएगा तो हमारा ये थ्रोट वाला हिस्सा यानी फेरिंग्स वाला हिस्सा आएगा, उसके बाद कंठ वाला हिस्सा होगा, और कंठ वाले हिस्से के बाद श्वसन नली वाली हिस्सा होगा। तो इस तरह से कंटिन्यूटी में एयर जो है वो हमारे लंग्स के अंदर पहुंच जाएगी। जैसे ही एयर लंग्स के अंदर पहुंचेगी, हमारे लंग्स होते कितने हैं? 2 लंग्स होते हैं। हमारे लंग्स होते हैं कितने दोस्तों? 2 लंग्स होते हैं, राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला, है ना। तो 2 साइड लंग्स हैं अपने। ये बिल्कुल पत्ती के जैसे स्ट्रक्चर में होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इनकी। अच्छा, ये जो है एयर जब यहाँ से जा रही है तो यहाँ से बढ़ गई श्वसन नली। ये श्वसन नली 2 भागों में बढ़ जाती है ना, जिसको हम श्वसनिकाएं कहते हैं। उसके आगे ब्रोंकिया, ब्रोंकियोल्स, है ना। इस तरह से ब्रांचेस में बढ़ती हुई ये एट लिस्ट पहुंच जाती है इस जगह पर, और ये है कूपिकाएं। कूपिकाएं जो होती हैं वो फेफड़े की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। ये ही पूरे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करती है। देखो, रिप्रोडक्टरी जो ये अपना रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, यानी अपना श्वसन तंत्र, इसका मेन फंक्शन क्या है कि ऑक्सीजनेटेड एयर को अंदर लेने का, और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है उसको बॉडी से बाहर निकालने का। क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है दोस्तों। कैसी होती है? बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। तो इस तरह से ये काम करता है। अच्छा, ये कई बार आपने नोटिस किया है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारा जो पेट है या चेस्ट वाला हिस्सा होता है जो फूलता है और पिचकता है, वो क्यों फूलता है और क्यों पिचकता है? वो इस डायफ्राम की वजह से फूलता और पिचकता है। ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा हिस्सा है? डायफ्राम। ये डायफ्राम बिल्कुल मंदिर के गुंबद जैसी स्ट्रक्चर होती है अपने यहाँ, और ये इस तरह से ऊपर नीचे होता रहता है, हल्का फुल्का आपको दिख रहा होगा इसमें। इसी के कारण आपका चेस्ट जो है, अच्छा, ये इसके अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं। क्या प्रॉफिट्स हैं? एक तो लंग्स को फुलाने का, पिचकाने का, दोनों तरह का काम कर रहा है। दूसरा, जब आप फ्रेश होते हैं या प्रेशर निकालने जाते हैं, उस समय जो प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर भी ये डायफ्राम लगाता है, यानी मलमूत्र त्यागते समय जो बल लगाता है वो ये डायफ्राम ही लगाता है। और जब डिलीवरी होनी होती है तब बच्चे को जो बाहर निकालता है, उस समय जो प्रेशर लगाएगा वो कौन लगाता है? ये डायफ्राम ही लगाता है। तो इस तरह से ये फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करते हैं। चलो आगे चलते हैं। अपने जो मेन था स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स, यानी क्रियात्मक संरचना इकाई कौन सी? कूपिका। तो ये कूपिका वाला हिस्सा है। देखो, कूपिका वाला हिस्सा जो होता है, कूपिका में टोटली होता क्या है? गैसों का आदान प्रदान होता है।
तो ये कूपिका का आउटर वाला हिस्सा है, बाहर की तरफ से हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हमेशा ब्लड वेसल्स का जाल होता है। ये जाल शुद्ध और अशुद्ध जो है दोनों तरह की नलियां आती हैं इसमें, ये अशुद्ध को लाएंगी और शुद्ध को ले जाएंगी। अब ये इसके एलुलाई का अंदर वाला हिस्सा जो है वो आप देख रहे हैं, ये अभी अशुद्ध रक्त आ रहा है इसमें। अच्छा, ये जो है इसके इधर एयर होगी हमेशा और इधर अशुद्ध रक्त है। इसके ऊपर ऊतक पाया जाता है, वो होता है शल्की उपकला ऊतक। ये बहुत ट्रांसफरेबल होता है, जिससे ऑक्सीजन गैस जो होती है, क्योंकि एयर में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन उसमें से केवल और केवल ऑक्सीजन गैस ही जो होती है वो अंदर प्रवेश कर पाती है रक्त में। जब ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन गैस आ जाएगी तो ये जो है वो कैसा हो जाएगा, शुद्ध रक्त हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। हमेशा ये जो आपको दिख रही है ये आरबीसीज है। क्या चीज है दोस्तों? आरबीसीज है। इस आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। क्या चीज प्रेजेंट होती है? हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पकड़ करके ले जाता है सेल्स तक, और सेल्स में ले जाकर के छोड़ देगा ताकि आगे रिएक्शन हो सके। इस तरह से काम करे, और वहां सेल्स में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ये ले आएगा, ब्लड लेके आएगा। हीमोग्लोबिन नहीं लाएगा, ब्लड लाएगा। लाया, अब ये इस तरह से बाहर आ जाएंगी। ये बाहर आने और अंदर जाने की जो प्रोसेस है वो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, यानी परासरण और विसरण होती है, जिनके थ्रू ये आपस में इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से रिस के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। चारों तरफ से कूपिकाओं में इकट्ठी हुई, और इकट्ठी होने के बाद अब जो है वो गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू चली गई बाहर लंग्स में, और लंग्स में चारों तरफ से इकट्ठी होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये आपके उसी रास्ते से पूरी की पूरी बाहर की तरफ आ जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इस तरह से पूरा हम लेना और निकालने वाली जो प्रोसेस होती है ये हम प्रोसेस करते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि सर हमने अभी अभी देखा कि कुछ डस्ट पार्टिकल्स से, कुछ बैक्टीरिया थे जो हमारी नेजल कैविटी में जाकर के फंस गए थे, इस नासा चैम्बर में जाकर के फंस गए थे, उनका क्या होगा? तो उनका भी देखो, उनकी भी बात है। जब हम रेस्पिरेशन को वापस निकाल रहे होंगे, जब हम एक्सेलरेशन की प्रोसेस कर रहे होंगे, यानी निःश्वसन की प्रक्रिया जब हम कर रहे होंगे, तो जब गैस निकालेंगे तो जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये जैसे दिख रहे हैं आपको डस्ट पार्टिकल्स, जब आप गैस निकालोगे तो यहाँ से गैस आएगी और आते हुए वापस ले जाएगी। जैसे ये आए जब तो चिपक गए, अब जैसे गैस निकलेगी तो इसके साथ साथ वापस निकल जाएंगी। तो ये पूरी प्रोसेस के थ्रू हम हमेशा सही बने रहते हैं, प्योर बने रहते हैं, और इसी चीज में से हमें हेल्थ मिलती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुरुजी अगर माउथ से ले लिया तो देखो दोस्तों, अगर आप माउथ से ले लोगे तो माउथ से ले तो लोगे, लेकिन जैसे ही आप विंड पाइप में जाओगे यानी श्वसन नली में जाओगे तो वहां श्वसन नली में होगा ये म्यूकस यानी श्लेष्मा, जिसको आप सुबह सुबह निकालते हो, वो श्लेष्मा एक पर ये बैक्टीरिया, वायरस, धूल के कण ये सब चिपक जाएंगे, और ये रेमा भी उपकला ऊतक है जिसके थ्रू ये है बाहर की तरफ आ जाएगा, और यहाँ थ्रोट्स में यानी आपके कंठ पे के ऊपर आकर के जमा हो जाएगा। फिर आप जब जोर से खांसोगे तब लगा कि थोड़ा सा तो ये उसके थ्रू बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से ये माउथ ब्रीदिंग भी रेस्पिरेशन जो है वो भी हम कर सकते हैं, और नाक से जो है वो भी कर सकते हैं। तो दोनों में हमको कोई किसी भी तरह का लॉस नहीं होता। क्लियर बात? तो ये थी अपनी प्रोसेस रेस्पिरेशन की। मिलता हूं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ मजेदार तरीके से आपको और नई चीजें समझाने के लिए। थैंक यू।